दिल्ली में 27 सालों का सियासी वनवास काटकर बीजेपी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी कर ली है। बीजेपी ने इस मौके को यादगार और ऐतिहासिक बनाने के लिए शपथ ग्रहण के लिए रामलीला मैदान को चुना है। गुरुवार को सुबह 11 बजे दिल्ली सरकार के शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है, जहां उपराज्यपाल वीके सक्सेना दिल्ली के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हालांकि बुधवार को विधायक दल की बैठक में दिल्ली के नए सीएम के नाम पर फाइनल मोहर लग जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी ने यूं ही रामलीला मैदान को नहीं चुना है, बल्कि उसके पीछे एक बड़ा कनेक्शन भी है। रामलीला मैदान मोहम्मद अली जिन्ना को मौलाना की उपाधि देने से लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन का गवाह बना है, बल्कि अरविंद केजरीवाल की सियासत के लिए भी बेहद खास रहा था। बीजेपी के साथ भी रामलीला मैदान का मजबूत कनेक्शन है। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ गहरा नाता दिल्ली का रामलीला मैदान से रहा है, जिसके लिए बीजेपी ने दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में अब लौटी है, तो वो शपथ ग्रहण इसलिए यहाँ पर कर रही है। इससे समझा जा सकता है कि रामलीला मैदान आखिर बीजेपी के लिए इतना जरूरी क्यों है। दिल्ली के बीचों बीच 10 एकड़ में फैला रामलीला मैदान भले ही एक वक्त में तालाब व खेता हुआ करता था, लेकिन मौजूदा दौर में सियासी और सामाजिक आंदोलन का गवाह है। रामलीला मैदान में रामलीला का मंचन हर साल में एक बार होता ही है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक हुंकार साल में कई बार भरी जाती है। बीजेपी का रामलीला मैदान के साथ करीब 7 दशक पुराना नाता जुड़ा हुआ है। दिसंबर 1952 में रामलीला मैदान में जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर जनसंघ के प्रमुख श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सत्याग्रह किया था। इससे नेहरू सरकार हिल गई थी। इसके बाद जनता पार्टी की बुनियाद इसी रामलीला मैदान में रखी गई थी, जिसमें जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने शिरकत की थी। इतना ही नहीं, जनसंघ का दिल्ली में दफ्तर भी रामलीला मैदान के इलाके में हुआ करता था। बीजेपी ने राम मंदिर आंदोलन की हुंकार के लिए भी सबसे पहले रामलीला मैदान को ही चुना था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक समय में नेहरू मंत्रिमंडल के सदस्य थे, लेकिन 1950 में नेहरू लियाकत समझौते का विरोध करते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ये संधि दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए की गई थी। इसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाना चाहते थे। उस समय जम्मू कश्मीर का एक अलग झंडा और अलग संविधान था। एक देश में 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे का ये नारा देकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन छेड़ दिया था। इस तरह नेहरू के वो सबसे मुखर आलोचकों में से एक बन गए थे और उन्होंने खुद को जम्मू और कश्मीर से जोड़ लिया। जम्मू की प्रजा परिषद पार्टी के साथ मिलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आंदोलन छेड़ा था। अप्रैल 1952 में जो आंदोलन शुरू हुआ, जब जम्मू और कश्मीर की प्रजा परिषद पार्टी के नेता प्रेमनाथ डोगरा नई दिल्ली आए और मुखर्जी से मुलाकात कर उनसे राज्य में चल रहे आंदोलन में मदद करने की आग्रह किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर तत्कालीन नेहरू सरकार को चुनौती देने के लिए सत्याग्रह का रास्ता चुना। मुखर्जी ने पहले जम्मू में रैली की और उसके बाद दिसंबर 1952 में रामलीला मैदान में सत्याग्रह शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक शांतिपूर्ण सत्याग्रह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार को हिला दिया था। अपने संकल्प को पूरा करने के लिए वो 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े। वहां पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को रहस्यमय स्थितियों में उनकी मृत्यु भी हो गई। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का मुद्दा जनसंघ से लेकर बीजेपी तक का कोर एजेंडा रहा है, जिसे मोदी सरकार ने 2019 में साकार कर दिया था। तो ये चीज़ें बताती है कि दिल्ली के लिए और बीजेपी के लिए रामलीला मैदान क्यों इतना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।